Hello everyone, this is Meenakshi. It is the second part of December 2022 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फॉर यूजीसी एनटीए नेट. ठीक है, 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन हम यहाँ कवर करेंगे. देखते हैं. ओके, विच आर द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर. आपको सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव्स पहचानने हैं. सेफ गार्ड पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, ये पॉवर्टी से लोगों को सेफ गार्ड करता है या देता है. प्रमोट greater equality through redistribution of resources, promote democracy through participation, help those who cannot help themselves. वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर है उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं. ओके, बहुत इजी, बहुत सिंपल है, नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, क्या ये लोगों को पॉवर्टी से सेफगार्ड देता है? बिल्कुल देता है, काम ही इसका सोशल वेलफेयर है. ठीक है, उसके बाद ये इक्वालिटी जो है वो करवाता है, जो रिसोर्सेज है उनकी रिडिस्ट्रीब्यूशन करवा के, बिल्कुल करवाता है. डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है थ्रू पार्टिसिपेशन? नहीं, डेमोक्रेसी के प्रमोट करने से इसका रिलेशन नहीं है. ठीक है, ये इनकरेक्ट है. इट हेल्प दोज हु कैन नॉट हेल्प देमसेल्व्स, बिल्कुल ये उन लोगों को हेल्प करता है जो खुद की हेल्प नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए, बी एंड डी, दैट इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अ डिसेबिलिटी अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995. आपका जो 1995 का एक्ट है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन, इसमें कौन कौन सी इश्यूज़ को आप डिसेबिलिटी के अंडर कंसिडर करते हैं? ऑटिज़म, लेप्रोसी को, मेंटल इलनेस को, लो विजन को. ठीक है, देख लेते हैं, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, है ना. ओके, जो पर्सन्स है डिसेबिलिटी के साथ जो इनका ये जो एक्ट था 1995 का, ये एक लैंडमार्क लॉ था जिसका एम क्या था कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे किसको? जो लोग डिसेबल हैं. ठीक है, या डिफरेंटली एबल हैं. ये जो एक्ट था ये पास हुआ था दिसंबर 12, 1995 को, और ये फोर्स में आया था 7 फरवरी 1996 में. ठीक है, एक वही बात है, बहाने से बाकी चीज़ें भी आप जो है वो पढ़ते चलें. अब इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटी जो है वो इसमें इंक्लूड होती थी? वो थी फिजिकल डिसेबिलिटी. पहली थी फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी है. ओके, अब उसके अंदर भी बात करेंगे तो लोकोमोटर के अंदर कौन सी आएगी? लेप्रोसी के पर्सन्स आ जाएंगे, सेरिब्रल पाल्सी आ जाएगी, ड्वार्फिज्म आ जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आ जाएगी, एसिड अटैक विक्टिम्स आ जाएंगे. विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करेंगे जो इसी का पार्ट है, उसमें ब्लाइंडनेस आ जाएगी. ओके, लो विजन आ जाएगी. फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है जिसमें डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग्स आ जाएंगी. और नेक्स्ट है आपका स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी. ये आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है? ये आपकी लोकोमोटर है. ठीक है, ओ सॉरी, फिजिकल डिसेबिलिटी है. ओके, फिजिकल डिसेबिलिटी मीन्स जो बॉडी से जो आपकी बॉडी के ऊपर जो आएगी. ओके, जो अगर, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ, जो कि सोमैटिक सेल्स की डिजीज़ होती है. ठीक है, सोमैटिक सेल्स का मतलब बॉडी सेल्स की डिजीज़ है. ओके, कुछ क्रोमोसोमल डिजीज़ होती हैं जो आपके जीन से रिलेटेड होती हैं, वो होती है जेनेटिक डिजीजेज या जेनेटिक सेल से रिलेटेड. ये सोमैटिक सेल से रिलेटेड है, यानी कि बॉडी से रिलेटेड है, जो ऊपरी आपको जो इश्यूज आ जाते हैं. ओके, उसके बाद है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. ठीक है, उसमें आ जाएगी आपकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, जो ऑटिज्म वाले पेशेंट्स को होगी, जो उनका थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, जो उनकी कैपेसिटी कम होगी, क्रेनियल कैपेसिटी कम होगी, वो. फिर आ जाएगी आपकी मेंटल बिहेवियर, उसमें मेंटल इलनेस आ जाएगी. फिर कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं जो आपको क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से होती हैं, जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाती हैं, पार्किंसंस डिजीज़ आ जाती हैं. उसके बाद आपकी दूसरी डिसेबिलिटी आ जाएगी, एक कैटेगरी आ गई ना, जो कि क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होगी. फिर आ जाएगा आपका ब्लड डिसऑर्डर, दूसरा इसमें कैटेगरी है ब्लड डिसऑर्डर, जिसमें आपकी हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़ है. उसके बाद आपकी आ जाएगी मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं. अब ये जो आपकी डिसेबिलिटीज़ है ना, जो कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से होती हैं या
आपके पार्किंसन डिजीज़ वगैरह जो ये ब्लड डिसऑर्डर वगैरह से होती हैं, ये डिजीज़ जो हैं ये आपके क्रोमोसोमल भी हो सकती हैं, ठीक है, क्रोमोसोमल भी हो सकती हैं, यानी कि जेनेटिक होती हैं, ठीक है, जेनेटिक होती हैं। जहाँ पर भी वर्ड आ जाता है ना क्रॉनिक, उसका मतलब होता है कि वो जेनेटिक है। ओके, थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। कहते हैं ना कि अगर थोड़ा सा खुल के पता होगा चीज़ें तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल जस्टिस। आपको सोशल जस्टिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पहचानने हैं। सोशल इक्वालिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी विद इकोनॉमिक इक्वालिटी, ह्यूमन ब्रदरहुड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। फॉर्मेलिटी से ही थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये तो सामने ही है कि कौन सी सोशल जस्टिस के अंदर प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आ सकते हैं। 5 प्रिंसिपल हैं आपके सोशल जस्टिस के, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? एक्सेस टू रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज तक किसी को एक्सेस प्रोवाइड करवाएं। इक्विटी या पार्टिसिपेशन, ओके, इक्विटी या पार्टिसिपेशन। इक्विटी का मतलब क्या है, हमेशा हमेशा ध्यान में रखना, मैं भी बताती हूँ आपको। डाइवर्सिटी इसका तीसरा प्रिंसिपल है, चौथा प्रिंसिपल है, और 5वां आपका ह्यूमन इक्वालिटी या ह्यूमन राइट्स। इक्विटी और इक्वालिटी में जो डिफरेंस है वो आप अभी देख लें। इक्विटी क्या कहती है? इक्वालिटी कहती है कि सबको बराबर चीज़ें पहुंचाई जाएं। वर्ड सुने, सबको बराबर चीज़ें पहुंचाई जाएं, ठीक है। अगर आपको सड़क क्रॉस करनी है, ओके, सड़क क्रॉस करनी है अगर आपको, इफ़ यू आर अबाउट टू क्रॉस अ रोड और यू वांट टू क्रॉस ए रोड, तो आप गवर्नमेंट से क्या कहेंगे कि फुटपाथ बना दो। आप क्या कहेंगे? फुटपाथ बना दो। ठीक है, सॉरी, जेब्रा क्रॉसिंग बना दो। ओके, आप क्या कहेंगे? जेब्रा क्रॉसिंग बना दो। ये होगी इक्वालिटी। गवर्नमेंट जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग बना देगी, ठीक है, वो कहेगी ठीक है आप लोगों की बात मानी गई है, अब आप इस जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करें। ये होगी इक्वालिटी, सबके लिए, सब इस पे चल सकते हैं। इक्विटी क्या होती है? इक्विटी ये होती है कि गवर्नमेंट जब जेब्रा क्रॉसिंग बनाए तब वो इतना ध्यान में रखे कि फुटपाथ से जब उतरना है इस जेब्रा क्रॉसिंग पे, ध्यान से सुने इक्विटी का मीनिंग। फुटपाथ से जब इस जेब्रा क्रॉसिंग पर उतरना है, उतरने वाले हमेशा सभी के सभी फिजिकली और मेंटली जो है वो फिट नहीं होंगे। वो सभी के सभी फिजिकली या मेंटली फिट नहीं होंगे। उनमें से बहुत सारे लोकोमोटर डिजीजेस लेकर के आएंगे, टांग नहीं होगी, हाथ नहीं होगा। अब यहाँ से वो तो जंप मार के इस फुटपाथ पर नहीं उतर सकते। गवर्नमेंट ने फुटपाथ बना दिया, इक्वालिटी होगी, लेकिन वो जंप लगा के वो मेंटली फिजिकली चैनल लोग यहाँ से फुटपाथ से जेब्रा क्रॉसिंग पे जंप करके नहीं जाएंगे। इक्विटी कहती है यहाँ पे स्लाइडर भी लगा दो। इक्विटी क्या कहती है? यहाँ पे स्लाइडर फिट कर दो। ओके, ये आपका हो गया इक्विटी। इक्विटी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, इक्विटी क्या है। जब फुटपाथ से जंप करने के लिए एक स्लाइडर लग जाएगा तो वो इक्विटी है। बाकी लोग जंप करें, जो फिजिकली चैलेंज्ड है वो स्लाइडर से चले जाएं, ठीक है। ये होगी आपकी इक्विटी। सो द राइट आंसर इज ठीक है, सोशल इक्विटी भी है, फ्रीडम लिबर्टी भी है, ह्यूमन ब्रदरहुड भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी भी है। सो द राइट आंसर इज 4 A, B, C and D. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following pairs are correctly matched regarding policy types and stability of relationships? Okay, policy types और उनकी stability आपको देखनी है कि जो पॉलिसी है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ क्या स्टेबल पॉलिसी है? प्रोटेक्टिव रेगुलेटर पॉलिसीज़ क्या अनस्टेबल है? कॉम्पिटिटिव रेगुलेटरी पॉलिसीज़ क्या स्टेबल है? रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ क्या अनस्टेबल है या नहीं है, ये आपको देखना है। ओके, देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ कौन सी पॉलिसीज़ होती हैं? जब आप सबको जो भी सर्विस है वो सबको इक्वली प्रोवाइड करवा देते हैं, वो आपकी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। ये सर्विस है, आपने सबको इक्वली दे दी, ठीक है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। जैसे कि वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, क्या होते हैं? वेलफेयर प्रोग्राम्स। ये आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़, ये बिल्कुल स्टेबल हैं, ये तो ठीक है।
ठीक है। उसके बाद आपके आ जाएंगे रीडिस्ट्रीब्यूटिव, पहले देख लेते हैं। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज़ की बात करेंगे तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि एक पर्टिकुलर टारगेट पॉपुलेशन को आप जो है वो उस पर आप फोकस करें, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप पे आप फोकस करें। इसके लिए आपको एक ग्रुप से चीज़ निकाल के दूसरे ग्रुप को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपके हैव्स हैं, जो आपके हैव्स हैं, उनकी चीज़ें निकाल कर आपको हैव नॉट्स को देनी पड़ेगी, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनको देना पड़ेगा। जैसे कि आपके इसमें क्या आ जाएंगे, जैसे आपका इनकम टैक्स है, ठीक है। जो लोग हमारे इंडिया में कौन सा वाला है इनकम टैक्स का सिस्टम, कौन सा है कि जो लोग जो है वो हमारा यहाँ पे कौन सा है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, ठीक है। कि जो लोग हाई इनकम वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा इनकम टैक्स देंगे, ठीक है। तो इसमें इनकम टैक्स की एग्जांपल आ जाएगी। ओके, ये हमारी हो जाएगी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज में। अब ये देखते हैं स्टेबल है या नहीं है, ये देखते हैं। प्रोटेक्टिव रेगुलेटर की बात करेंगे। ओके, इसमें फिर नेक्स्ट हमारी पॉलिसी आ जाती है रेगुलेटरी पॉलिसी। ओके, रेगुलेटरी पॉलिसी 3 तरह की पॉलिसी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, रीडिस्ट्रीब्यूटिव, रेगुलेटरी। ओके, जो रेगुलेटरी है इसके फर्दर 2 टाइप हैं। ओके, एक प्रोटेक्टिव, एक कॉम्पिटिटिव। प्रोटेक्टिव कहती है कि आपको सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। क्या करनी है आपने, सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कहते हैं कि क्या वो एक अनस्टेबल पॉलिसी है, बिल्कुल अनस्टेबल है, ठीक है। बिल्कुल अनस्टेबल पॉलिसी है वो, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। कॉम्पिटिटिव रेगुलेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो वो कौन सी पॉलिसी होगी, जब आप कहीं पर किसी चीज़ को आपको लाइसेंस वगैरह करना पड़ेगा, आपको कंपटीशन ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ताकि एक कंपनी जो है वो अपना काम अलग से कर सके, दूसरा अलग से कर सके, ताकि क्या हो जाए, ताकि उनके बीच में कंपटीशन की वजह से कोई खतरनाक राइवलरी ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। इस तरह की पॉलिसी क्या होगी, स्टेबल पॉलिसी होगी। बट रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी जो है वो भी स्टेबल है। ओके, वो भी क्या है, स्टेबल है। तो यहाँ पे कहते हैं अनस्टेबल। सो द राइट आंसर इज A, B एंड C, दैट इज 2। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी आपकी बिल्कुल स्टेबल है, रीडिस्ट्रीब्यूटिव भी स्टेबल है। ओके, आपकी जो रेगुलेटरी पॉलिसी है उसमें प्रोटेक्टिव जो है वो अनस्टेबल है, बट कॉम्पिटिटिव वो स्टेबल है। ओके, सो द राइट आंसर इज 2। ठीक है। जनरली अगर देखेंगे हम तो ये जो रेगुलेटरी है ये कौन सी जैसी पॉलिसीज होती है, जैसे कि आपका सेबी है, ठीक है, ठीक है, ट्राई है, ये रेगुलेट करता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या कंज्यूमर को आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कोएर्सिव मेथड लगा के भी कंट्रोल करते हैं। ट्राई ना हो तो पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं मोबाइल से, तो एक रेगुलेशंस लगाई जाती है। सेबी भी रेगुलेट करता है, ट्राई भी रेगुलेट करता है, ये सारी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी साइंसेस पे क्वेश्चन है कि पॉलिसी साइंसेस का कौन सा फीचर है। मैं पहले ही बता दूं, ये ज़्यादा फॉलो जो क्वेश्चन कर रहा है वो ड्रॉर को कर रहा है, ठीक है। आपको ड्रॉर को फॉलो करना है। एक्सेप्टेंस ऑफ टेसिड नॉलेज, अचीविंग वैल्यू फ्री साइंसेस, नॉट अडॉप्टिंग हिस्टोरिक अप्रोच, एक्सेप्टिंग एक्स्ट्रा रैशनल प्रोसेस। ड्रॉर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिसी साइंस की जब बात आ रही है यहाँ पे ये हैस्केल ड्रॉर को फॉलो कर रहे हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा। जो ड्रॉर का मॉडल है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मेटिव ऑप्टिमलिज्म कहते हैं, ठीक है। यही उनका मॉडल है। वो क्या कहता है कि जो पॉलिसी एनालिसिस है वो एक्नॉलेज करे कि यहाँ पर जब आप पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो भी कर रहे हैं वहाँ पे रैशनल के साथ साथ एक्स्ट्रा रैशनल एलिमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है। और ये एक्स्ट्रा रैशनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, ये टैसिट नॉलेज पर बेस्ड होने चाहिए, ऐसी नॉलेज पर बेस्ड होने चाहिए जो कहीं ना जा सके बट समझी जाए। ओके, जो हम कहेंगे इनडायरेक्ट, जो जिसका मीनिंग आप समझ जाएं, यानी कि बिना बोले जिसका मतलब समझ जाएं। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो, ठीक है। विद द मोटिव टू इंड्यूस डिसीजन मेकर्स टू एक्सपैंड देयर थिंकिंग टू डील विद द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, ताकि डिसीजन मेकर्स का जो हॉराइजन है वो इतना बढ़ जाए कि वो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में डिसीजंस ले सकें, ठीक है। एक्स्ट्रा रैशनल एलिमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए जो कि किस पे बेस्ड हो, टैसिट नॉलेज पर, पर्सनल एक्सपीरियंस पर। यहीं से आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ टैसिट नॉलेज एंड एक्सेप्टिंग एक्स्ट्रा रैशनल प्रोसेसेस। वैल्यू फ्री अप्रोच को कैसे, वैल्यू फ्री साइंस की बात कैसे करेंगे। पॉलिसी साइंसेज है तो ये बिल्कुल कहेगी कि वैल्यू जो आप अगर फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, बट फैक्ट्स की बात करें बट वैल्यू को निगलेक्ट ना करें, तो ये वैल्यू
फ्री साइंसेस की बात तो पॉलिसी साइंस बिल्कुल नहीं करता, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उसके बाद ये हिस्टोरिक अप्रोच की बात करता है उसको थोड़ा उस पर हिस्टोरिक अप्रोचेस की जो है वो उससे उसको अडॉप्ट करो या ना करो, ये उससे डील नहीं करता, ठीक है। ओके, हाँ ठीक है, ये हिस्टोरिक अप्रोच को अडॉप्ट नहीं करता है। ओके, सो द राइट आंसर इज ए एंड डी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसमें एजेंडा मेकिंग को पहचानना है कि एजेंडा मेकिंग क्या है, ठीक है। पॉलिसी प्रोसेस में जो एजेंडा मेकिंग है वो क्या है। लार्जेस्ट लेवल एजेंडा का जो है उसको हम एजेंडा यूनिवर्स कहते हैं। स्मॉलेस्ट लेवल जो है एजेंडा का उसको हम डिसीजन एजेंडा कहते हैं। या सिस्टमेटिक एजेंडा कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द इश्यूज दैट आर कॉमनली परसीव्ड बाय मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी, कि जो सिस्टमेटिक एजेंडा है उसमें वो सारे इश्यूज आते हैं जो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के हर मेंबर जो है वो उसको इमेजिन करता है, परसीव करता है या नहीं। आपको एजेंडा सेटिंग जो प्रोसेस है या जो स्टेप है आपका पॉलिसी मेकिंग का, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, देख लेते हैं एजेंडा सेटिंग है क्या। एजेंडा सेटिंग जो है ये पहला स्टेप रहता है पॉलिसी मेकिंग का, ठीक है, जहाँ पर इशू को आप आइडेंटिफाई करते हैं और आप उसको अटेंशन में लेकर के आ जाते हैं पॉलिसी मेकर के, ठीक है। ये क्रूशियल स्टेज है क्योंकि यही डिटरमिन करेगी कि कौन से इशू को एड्रेस करना है और किसको प्रायोरिटाइज करना है, किसको आगे लेकर के आना है। कुछ एस्पेक्ट्स है एजेंडा सेटिंग के, वो क्या है, आप इशू को आइडेंटिफाई करते हैं, आप प्रायोरिटाइज करते हैं इशू को, आप उसके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, आप स्टेक होल्डर्स के साथ जो है वो बार्गेनिंग या कोलैबोरेशंस करते हैं। उसके बाद रोल ऑफ मीडिया का क्या रोल है कि वो हाईलाइट करती है कि कौन सा इशू जो है उसको प्रायोरिटाइज करना है। ओके, और मीडिया और पब्लिक ओपिनियन का भी रोल है क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि किस पॉलिसी को आपको कहाँ पर रखना है या किस चीज़ को आपको एज एजेंडा सेटिंग की तरह आगे लेकर के जाना है। ओके, यानी कि आगे रखना है, ठीक है। Once an issue is on the agenda, it can move to the policy formulation process. जैसे ही आपका एजेंडा सेट हो गया, आप उसको पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्टेज के नेक्स्ट आप पब्लिक पॉलिसी के नेक्स्ट स्टेप में इसको लेकर के चले जाएंगे, जो कि क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके, जहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं या सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कशन की जाएगी, उनको डिबेट किया जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम को डिस्कस करके उसके सॉल्यूशन को निकालने की बात होगी। ओके, देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल, जो लार्जेस्ट लेवल है एजेंडा का उसको एजेंडा यूनिवर्स कहते हैं, स्मॉलेस्ट लेवल को डिसीजन एजेंडा कहते हैं। इसे लर्न कर ले एज इट इज़, ठीक है। जो सिस्टमेटिक एजेंडा है उसमें वो सारे इश्यूज होते हैं जो पॉलिटिकल कम्युनिटी का हर मेंबर जो है वो उसे परसीव करता है या मानता है, ठीक है। सभी के सभी इसके आंसर है ABC। ओके, सो द राइट आंसर इज 4। ओके, इसको एज सच लर्न कर लें, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लर्न कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस एज एनविसाज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं गुड गवर्नेंस के, वो क्या हैं, रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, कंट्रोल मैकेनिज्म्स ऑन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। देख लेते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के जो गुड गवर्नेंस के जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। 6 डायमेंशंस दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने, किसके लिए, जो आपके गुड गवर्नेंस के जो इंडिकेटर्स हैं क्या दिए हैं उन्होंने, 6 डायमेंशंस दिए हैं। ओके, ठीक है। वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, ठीक है। गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन। ये जो आपका जो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर का जो ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है यानी कि जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर का जो ये प्रोजेक्ट है, ये डाटा कब से कलेक्ट करना स्टार्ट किया है, 1996 से स्टार्ट किया है। अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको www.governmentindicators.organization से आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2023 में ये जो 1996 का जो डाटा था इसको रिप्लेस किया था और अपडेट किया था
तब से हम इसी जो 2023 यहीं से अपना जो है डाटा वो कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो कौन कौन सा है इसका आंसर? रूल ऑफ लॉ भी है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन भी है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म ऑन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी है, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ये नहीं है, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस नहीं है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी, दैट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूविंग द कैपेसिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी को बढ़ाना है तो उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेंगी? एबिलिटी टू गवर्न एंड मैनेज, ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ टू कॉप इनटू न्यू एनवायरनमेंट, मार्केट मैकेनिज्म्स टू बी एक्सपेंडेड, डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन्स। क्या करना है आपको? कैपेसिटी बिल्डअप करनी है एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, आपको फीचर्स पहचानने हैं। ठीक है, देख लेते हैं। एबिलिटी टू गवर्न एंड मैनेज भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद आप ट्रेनिंग करते हैं एम्प्लॉयज़ को ताकि वो नए एनवायरनमेंट से कॉप अप कर सके, इसी को हम कैपेसिटी बिल्डअप कहेंगे, ये भी है। मार्केट मैकेनिज्म्स को आप एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर इससे कुछ लेना देना है मार्केट मैकेनिज्म से, कैपेसिटी बिल्डअप करनी है आपको एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, ये नहीं है। सर्विस डिलीवरी जो है आप जो है वो डायरेक्ट सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे सिटीजन्स को, ये बिल्कुल है। ठीक है, यही तो मेन काम है सिविल सर्वेंट्स का। ओके, सो द राइट आंसर इज 2, दैट इज ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेंट एनालिसिस एज अ रिसर्च टूल रेफर्स टू, कंटेंट एनालिसिस क्या है? ठीक है, कंटेंट की एनालिसिस, स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यूज ऑफ पैटर्न्स एंड सिस्टम्स, सिंबल्स, एनालिसिस ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स, स्टडी ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट कंटेंट। ठीक है, स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी इसमें आएगा। ओके, उसके बाद आप वर्ड्स की एनालिसिस करेंगे और कॉन्सेप्ट की एनालिसिस करेंगे, ये भी इसमें आएगा। कंटेंट की एनालिसिस है, ध्यान में रखना, नाम से आपको क्लियर हो जाएगा। आप लेटेंट और मैनिफेस्ट कंटेंट जो है उसकी स्टडी भी इसमें करेंगे। ठीक है, बट आप पैटर्न और सिंबल्स को इसमें यूज नहीं करेंगे, इट इज कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए, सी एंड डी, दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा फैक्टर जो है जो रिसर्च के इंस्ट्रूमेंट की रिलायबिलिटी को इफेक्ट करेगा? वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस, फिजिकल सेटिंग, रिस्पोंडेंट्स मूड, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, रेग्रेशन इफेक्ट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। जब रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी रिलायबिलिटी हम देखते हैं तो मैटर करता है कि क्वेश्चन की वर्डिंग कैसी है, फिजिकल सेटिंग कैसी है, रिस्पोंडेंट का मूड कैसा है, इंटरेक्शन जो है उसका नेचर कैसा है। क्योंकि अगर इंटरेक्शन जो है वो फॉर्मल होगी बट इनफॉर्मल नहीं होगी, ओके, अगर वो थोड़ी बहुत इनफॉर्मल नहीं होगी या हार्ट टू हार्ट नहीं होगी,
तो आप कभी भी, खासकर ये ऑब्जर्वेशन में होता है, पार्टिसिपेशन में होता है, ठीक है, ये आपके जो होता है ना एक्टिव पार्टिसिपेशन जो डाटा कलेक्शन मेथड है वहाँ पे ये होता है। अगर ये हार्ट टू हार्ट नहीं होगी तो आपको कभी भी जो रिस्पोंडेंट है वो प्रॉपर आंसर नहीं देगा। अगर रिस्पोंडेंट का मूड ठीक नहीं है तब भी वो आपको प्रॉपर आंसर नहीं देगा। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट है उसके रिग्रेशन के इफेक्ट जो हैं वो भी मैटर करेंगे, ओके, कि रिलायबिलिटी कितनी है, कितनी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है अभी भी किसी न्यू पेपर में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज A, B, C, D and E, that is 4. Next question, which of the following statements are correct regarding the difference between qualitative and quantitative research? आपको qualitative और quantitative research के बीच में distinction देना है। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, इट एम्फसाइजेज ऑन मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव रिसर्च एम्फसाइजेज ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स। रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर द डोमिनेंट रिसर्च वैल्यूज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोर्स एक्सपीरियंसेस, मीनिंग्स, परसेप्शंस एंड फीलिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जितना भी रिसर्च का प्रोसेस है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक क्वालिटेटिव, ठीक है, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, ठीक है, इसी में डिवाइडेड है जितना भी आपके रिसर्च के मेथड्स हैं, राइट फ्रॉम अप्लाइड रिसर्च टू कोर रिलेशन, जितना भी जाता है आपका, ठीक है। अप्लाइड आपका हिस्टोरिकल पार्ट, ये आपका एक्सपोज फैक्टो, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च, जितने भी रिसर्चेज हैं सबके सब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिवाइडेड है। जब पढ़ते हैं तब भी ऐसे ही पढ़ें। देख लेते हैं, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो मेजरमेंट्स, एक मिनट, करेक्ट बोला है ना, करेक्ट बोला हुआ है। आंसर यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, बट जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो मेजरमेंट्स की बात नहीं करती है, ठीक है। 1 आ रहा है, इसमें तो सभी होने चाहिए, बट क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो मेजरमेंट्स की बात कहाँ करती है ना, ये तो बात करती है जो वेरिएबल्स है उसके डिस्क्रिप्शन की बात करती है, ठीक है। आपकी एक्सपीरियंसेस, मीनिंग और परसेप्शंस जो है उसकी बात करता है। ये बिहेवियरल अप्रोच से जुड़ा हुआ है ना। जो क्वालिटेटिव है वो किससे जुड़ा हुआ है? जब आपको बिहेवियर की स्टडी करनी है तब आप मैथमेटिकल डिडक्शंस नहीं लगा सकते हैं, तब आप क्वांटिटेटिव अप्रोच नहीं लगा सकते हैं, तब आपको आपका वही एक्सपोज फैक्टर हो गया, उसके बाद आपके जो हिस्टोरिकल अप्रोच वगैरह हो गए वो सब लगाने पड़ेंगे, ठीक है, इस तरह टाइप के, ठीक है। वहाँ पे आपको बिहेवियर की स्टडी करनी है तो वहाँ पे तो मेजरमेंट नहीं हो सकता, ए तो नहीं है, ठीक है। इसका BCD आंसर होगा। आई डोंट नो, शायद मैंने गलत किया या क्या है, बट ये BCD आना चाहिए, ए तो नहीं है, क्योंकि ए में कहते हैं वो मेजरमेंट पे, जो क्वालिटेटिव है वो मेजरमेंट पे फोकस है, नहीं वो मेजरमेंट पे फोकस नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन करता है रिसर्च की। और उसके बाद जो साथ ही साथ या तो ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है, या तो ये क्वांटिटेटिव है। अगर तो ये क्वांटिटेटिव है तो फिर आपका आंसर सभी है, ठीक है। रिलायबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर द डोमिनेंट रिसर्च वैल्यूज इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च। बिल्कुल, जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे तो आपके जो रिसर्च का जो आंसर है जो भी है वो रिलायबल होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, किसमें? क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ओके। अगर तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है तो ए नहीं है, BCD आंसर है। अगर तो ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है, ओके, अगर तो ये क्वांटिटेटिव है तो फिर आपका आंसर BCD होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ पे क्वालिटेटिव ही है मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसका आंसर BCD करूँगी, ठीक है, 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनिथ एंड्रयूज जो हैं उन्होंने फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में चेस्टर बर्नार्ड को क्रिटिसाइज़ किया है या उनकी इस बुक को क्रिटिसाइज़ किया है, किस बेसिस पर किया है? एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन, पॉसिटी एंड पेडिस्ट्रियन क्वालिटी ऑफ एग्जाम्पल्स, डिफ़िकल्ट स्टाइल, एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, देख लेते हैं।
चेस्टर बर्नार्ड की बुक कब आई थी? फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में आई थी। उसके 30 साल के बाद ये जो कैंडिस एंड्रयूज़ हैं, 30 साल के बाद यानी कि 1968 में कैंडिस एंड्रयूज़ ने बहुत प्रेज भी की थी इस बुक की, ये जो बुक थी फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बाय चेस्टर बर्नार्ड, इसको बहुत प्रेज भी किया था 1968 में, बट थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया था। क्रिटिसिज्म किस बेसिस पर दिया था? उनका क्रिटिसिज्म था ठीक है, उनका क्रिटिसिज्म था कि यहाँ पर प्रेजेंटेशन की थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्टनेस है, ये उन्होंने कहा था। ओके, क्या कहा था उन्होंने? प्रेजेंटेशन की थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्टनेस है, और उन्होंने कहा था कि जो एग्जाम्पल की जो क्वालिटी दी गई है वो थोड़ी सी वहाँ पे थोड़ी सी पॉसिटी है, थोड़ी सी कमी है एग्जाम्पल्स जो उन्होंने दी हैं जहाँ पे फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में जो उन्होंने दी है। ओके, साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा था कि थोड़ा सा स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट रखा हुआ है। ओके, जो बुक की स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये थे क्रिटिसिज्म जो कैनिथ एंड्रयूज़ ने दिए थे किसको? फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बुक को। ओके, A, B and C, दैट इज 2। ठीक है, Which of the following thinkers do not make a distinction between public and private administration? पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में किसने डिस्टिंक्शन नहीं दी है? हेनरी फ्योल, MP फॉलेट, एल अर्विक, पॉल H एप्पलबी। ठीक है, हेनरी फ्योल ने, MP फॉलेट ने और उर्विक ने जो है वो डिस्टिंक्शन नहीं दी है। एप्पलबी ने तो डिस्टिंक्शन दी थी। ठीक है, एप्पलबी की क्या डिस्टिंक्शन थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं क्या क्या थी इसकी डिस्टिंक्शन, क्या कहते थे एप्पलबी? ठीक है, क्या कहते थे एप्पलबी? बोलते थे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, बट वहाँ पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। यही डिस्टिंक्शन थी इनकी। कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे क्या था। ठीक है, सो द राइट आंसर इज A, B and C, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल के आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर पहचानने हैं। इट इज अ सैक्रोसैंक्ट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज सिंपली द नंबर्स ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन पर्सनली एडमिनिस्टर। It is ably described by V. A. Gracchus. The advent of computers has called for a revision of the concept of span of control. ठीक है, देख लेते हैं। ये बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल क्या है? एक सैंक्रोसैंक्ट है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, बिल्कुल है। ठीक है, इसका सिंपली मीनिंग क्या है कि कितने सबॉर्डिनेट्स को एक सुपीरियर जो है या एडमिनिस्ट्रेटर है वो सुपरवाइज करता है, ये भी है। इसके मीनिंग को V. A. Gracchus ने बहुत ब्रिलियंटली जो है वो डिस्क्राइब किया था, किस नाम से? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ अटेंशन। ओके, स्पैन ऑफ अटेंशन, जो मेन नाम उन्होंने यूज़ किया था वो था स्पैन ऑफ अटेंशन। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स वगैरह ने या ICT वगैरह ने इस कॉन्सेप्ट को जो है वो थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा दिया, इस कॉन्सेप्ट की रिवीजन करवा दी, यानी कि अब जो है आपको सुपरवाइज करने के लिए जो सुपीरियर्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप चाहें तो एक CCTV वगैरह लगा के भी सुपरवाइज कर सकते हैं। ओके, CCTV कैमरा लगा के भी सुपरवाइज कर सकते हैं। तो इसने जो कंप्यूटर्स वगैरह थे या मॉडर्नाइजेशन थी, इसने स्पैन ऑफ कंट्रोल को एक चैलेंज जो है वो दे दिया। ओके, चारों के चारों ठीक है। सो द राइट आंसर इज A, B, C and D, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक्स दी हैं कुछ, उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। ONM मेथड है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है, PERT है। एक्सप्लेनेशन में क्या है? टेक्निक एप्लीकेबल व्हेन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इज नॉट सर्टेन, टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज, assist line officials to improve management necessary in completing a major project, a system characterized by a form of management with multi chain of command।
देखें आप क्या है। अगर एक भी पता होगा तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट क्या है? इट एक्चुअली असिस्ट लाइन ऑफिशियल्स टू इम्प्रूव मैनेजमेंट नेसेसरी इन कंप्लीटिंग अ मेजर प्रोजेक्ट। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है। ठीक है, यहीं से आपका आंसर बन गया। ये ले ए का 3, ये देखें, और पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ये पता होता। और सबसे ज़्यादा इजी था भी यही, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो पता होना चाहिए था। उसके बाद आपका आ जाएगा मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। खैर इससे भी ज़्यादा जो इजी था वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, वो क्या था आपका? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन था। क्रिसार गैरेस का कॉन्सेप्ट था ना मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि सिस्टम जो है करेक्टराइज करेगा बाय ए फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट विद मल्टी चेन ऑफ कमांड। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अ सिस्टम करेक्टराइज बाय ए फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट विद मल्टी चेन ऑफ कमांड। ऐसी मैनेजमेंट जहाँ पे मल्टी चेन ऑफ कमांड होगी। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को और क्या कहते थे? फैन लाइक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, फैन लाइक ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये भी पता होता तब भी आपका आंसर बन जाता। ओके, ये दिस बी का 4, बी का 4। ठीक है, यहाँ से भी आपका आंसर बन जाता। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस की बात करेंगे तो वो क्या है? टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज। ओके, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, बी का 4 है, सी का 2। एंड पर्ट क्या है? टेक्निक एप्लीकेबल व्हेन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोजेक्ट इज नॉट सर्टेन, 1। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3, 4, 2, 1। अगर आपको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पता होता, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पता होता, तब भी आपका आंसर क्विकली निकल जाना था। सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकर्स देखें दिए गए हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट है ब्यूरोक्रेसी को रिलेटेड वो बोले गए हैं। विक्टर टॉमसन, वैरन बेनिस, रॉबर्ट मर्टन, कार्ल मार्क्स। फंक्शनल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये कॉन्सेप्ट्स हैं ब्यूरोक्रेसी के। पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, इंस्ट्रूमेंट थ्योरी, ब्यूरो पैथोलॉजी। ये बिल्कुल पता होने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के क्रिटिक्स जो हैं, स्पेशली मैक्स वेबर के क्रिटिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, यहाँ पर भी मैक्स वेबर के जो क्रिटिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी पता होगा तो निकल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विक्टर टॉमसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बात करते हैं? ब्यूरो पैथोलॉजी की, है ना। विक्टर टॉमसन करते हैं ना ब्यूरो पैथोलॉजी की बात। ये देखिए आपका आंसर बन गया। ठीक है, ए का 4 नहीं, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, अभी नहीं। वैरन बेनिस की बात करेंगे। वैरन बेनिस क्लियर होना चाहिए, क्या कहते थे? या रॉबर्ट मर्टन देख लें, रॉबर्ट मर्टन देख लें, तब भी आपका आंसर बन जाएगा। रॉबर्ट मर्टन ने क्या दी थी? फंक्शनल थ्योरी दी थी। ओके, फंक्शनल थ्योरी दी थी। ये आपका आ गया, विक्टर टॉमसन आ गया आपका ब्यूरो पैथोलॉजी। रॉबर्ट मर्टन देख ले, फंक्शनल थ्योरी दी थी। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए रॉबर्ट मर्टन की क्या थी? फंक्शनल थ्योरी थी। ओके, वैरन बेनिस की बात करेंगे तो इनकी क्या थी? पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। ठीक है, और कार्ल मार्क्स जो है उनकी कौन सी थ्योरी थी? इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। कार्ल मार्क्स की कौन सी थ्योरी थी? इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। ठीक है, तो एट लीस्ट आप लोगों को विक्टर टॉमसन तो सबको पता होना चाहिए था, रॉबर्ट मर्टन भी पता होना चाहिए कि उनकी कौन सी थ्योरी है, विक्टर टॉमसन की फंक्शनल थ्योरी। ठीक है, तब भी आपका आंसर बन जाना था। सो द राइट आंसर इज 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आइडियाज दिए हैं और उनके ऑथर्स दिए हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी, हॉथॉर्न स्टडीज, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑथर्स हैं अब्राहम मैस्लो, हर्बर्ट साइमन, एल्टन मेयो, हेनरी फॉल। एक ही पता होगा तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत इजी, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सिर्फ एक है, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसी से आपका आंसर निकल जाना था। देख लेते हैं।
बाउंड्री रेशनैलिटी किसका कॉन्सेप्ट है? हर्बर्ट साइमन का, ठीक है। क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा था, मैं इसको इजी नहीं कहूँगी, या इसको मैं आपका जो आंसर ड्रा करने के लिए जो आइटम है वो उसमें नहीं इंक्लूड करूँगी। सेकंड आपकी आइटम ऐसी थी, अगर आपको पता होता तो आपका आंसर बन जाना था। हॉथॉर्न स्टडी किसका है? एल्टन में होगा। बी का 3, दिस इज़ बी का 3, ये लें, बन गया आपका आंसर बिना आगे सोचे, ठीक है। फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर किसका है? हेनरी फ्योल का। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अब्राहम मैस्लो का। तो अगर आप लोगों को हॉथॉर्न स्टडीज़ जो हैं इस क्वेश्चन में अगर आपको ये आइटम पता होती तो आपका आंसर फिक्स हो जाता बिना किसी टेंशन के। अगर बी का 3 पता होता, सबसे ईजी भी था, ठीक है, तो सीधे ही आंसर आपका जो है वो क्लियर हो जाता। सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर्स दिए हैं और कुछ बुक्स दी हैं। एप्पलबी, W.F. विलोबी, ड्वाइट वाल्डो, चेस्टर आई बर्नार्ड। बुक्स हैं पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही बुक से भी निकल जाना था। चलें, अगर आपको ज़्यादा नहीं भी आती होती तब भी एक बुक से भी निकल जाना था। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, पूछा भी बहुत इजी तरीके से गया है। विलोबी की बुक पता है या नहीं पता? इसमें तो बहुत ही और भी ईज है, बट एक ही बुक की बात करूँगी। विलोबी की बुक पता है सबको? कौन सी बुक है विलोबी की? विलोबी की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। सेकंड, जब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने सेकंड एवोल्यूशनरी पीरियड में थे, जब प्रिंसिपल्स की बात होती थी, ये बुक वो तब लेकर के आए थे। हाँ, 1927 में बुक लाई थी उन्होंने। ये सीधे ही आपका आंसर बी का 2, ये देखें आप, बी का 2 सीधे आंसर बिना सोचे। बहुत ईजी क्वेश्चन और बहुत ईजी तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन ईजी होता है, कई बार टफ तरीके से पूछते हैं। तो आपका विलोबी का आ जाएगा 2। चलें पूरा देखते हैं। पॉल एच एप्पलबी की कौन सी बुक है? उनकी बुक है पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ये बुक है। ड्वाइट वाल्डो की कौन सी बुक है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। चेस्टर बर्नार्ड की फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। देखिए आप किस तरह का क्वेश्चन है। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव ये भी पता होनी चाहिए थी, फंक्शन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। डी का 3, यहाँ से भी आंसर बन जाता, डबल चेक हो जाता, ये आइटम से डबल चेक हो जाता। सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ थिंकर्स दिए उन और साथ में उनके कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। रेंसिस लिकर्ट, क्रिस आर्गायरिस, पीटर ड्रकर, ड्वाइट वाल्डो। मैनेजमेंट सिस्टम 1 से 4, न्यू रोमांटिसिज्म, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जेनेरिक मैनेजमेंट। अगेन इजी क्वेश्चन। एक ही से आपका आंसर फिक्स हो जाना था। लिकर्ट ने दी है 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, इसी से भी आंसर आपका डिटर्मिन हो जाना था। ये लें, ए का 1। रेंसिस लिकर्ट के है ना सिस्टम मैनेजमेंट वगैरह जो है, ओके। क्रिस आर्गायरिस ने क्या दिया है? क्रिस आर्गायरिस का क्या कॉन्सेप्ट है? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, टी ट्रेनिंग वगैरह जो दिया था उन्होंने। पीटर ड्रकर का जेनेरिक मैनेजमेंट, ड्वाइट वाल्डो का न्यू रोमांटिसिज्म, ठीक है। ये इन्होंने न्यू रोमांटिसिज्म, ये इन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा था। 1 सेकेंड, हाँ, ये इन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा था। न्यू की एक न्यू रोमांटिसिज्म है, ये ले। अगर कोई पूछे ये न्यू रोमांटिसिज्म किसने टर्म दी है या किसने कहा था, इन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, ड्वाइट वाल्डो ने उसको न्यू रोमांटिसिज्म कहा था, ठीक है। ड्वाइट वाल्डो के साथ अब लगा दे रोमांटिसिज्म, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2, दैट इज 1। दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कमीशंस और कमेटीज दिए हैं, उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन दिया है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एस राधाकृष्णन का, नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पिट्रोडा का, सेकेंडरी एजुकेशन एएल मुडालियर का, और एजुकेशन कमीशन डीएस कोठारी का। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी आपको, क्योंकि बाकी तो चलो पेपर 1 की वजह से, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स होने की वजह से डीएस कोठारी का कम से कम पता होना चाहिए कि कोठारी की 2 रिपोर्ट्स आई थी। एक उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दी थी, जो उन्होंने कब दी थी? 1970s में दी थी, है ना। 1 मिनट, 74 की रिपोर्ट थी वो, जो उन्होंने दी थी सिविल सर्विस
रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर, है ना, ये वो थी। तो दूसरा भी पता होना चाहिए, रिलेटेड हमेशा पता होना चाहिए, ईजी हो जाता है। देख लेते हैं, पेपर 1 की वजह से क्वेश्चन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता हो यहीं पे लर्न कर लें। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी कब की है? जो एस राधा कृष्णन की कमेटी है, 1948-49 की है ये। ठीक है, उसके बाद आपकी नेशनल नॉलेज कमीशन कब की थी? 2005-2009, है ना, सैम पिट्रोडा की जो कमेटी थी। उसके बाद आपकी सेकेंडरी एजुकेशन AR मुडलियार की कब की थी? 1952-53। ठीक है, और एजुकेशन कमीशन जो DS कोठारी की ये वाली जो रिपोर्ट आई थी ये थी 64-66। ठीक है, यहीं से आपका आंसर बन जाएगा। सो द राइट आंसर इज A का 3, B का 4, C का 1 एंड D का 2, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ एक्ट्स दिए हैं और उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिए हैं। द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, द PWD इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, द नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट। अभी हमने पीछे ये देखा है, हमने PWD इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट कब का था? वो कब का था? 1995 का था, अभी देखा हमने। ठीक है, यहीं से आपका आंसर भी निकल गया, ये ले C का 3। देखें आप, पेपर सेटर ने क्या की है, पीछे जो है वहीं से निकाल कर दे दिया और उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलो यहाँ पर है, आई कैन रिलेट, यहाँ है। ठीक है, B का भी, 4 का भी C का 3 है, 4 में भी C का 3 है ना। और देख लेते हैं, आपका नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट कब का था? ये 1993 का था, ये 1993 का था, है ना, 1993 का था। ये लें, यहाँ से भी बन जाता आपका D का 4। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये कब का एक्ट था? ये था 1992 का। और आपका जो नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म वगैरह ये आया था 1999 में। ओके, तो आपका आंसर क्या है? A का 1, B का 3, C का B का 2, C का 3, D का 4। ओके, सो द राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको FW रिग्स के क्रिटिक्स दिए गए हैं और क्रिटिसिज्म दिया गया है। हैनमन ली ने क्या कहा है, रिचर्ड ए चैपमैन, टिलमैन ने और दया कृष्णा ने क्या कहा है। क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, रिग्स हैज़ नॉट फुली वर्क आउट द implications of his theory of public administration, utility of prismatic society and Sella model are doubtful, adoption of wrongful analytical tool borrowed from physical sciences, Riggs diffracted model is impracticable। देखें इसे, सबसे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए कि जो ये दया कृष्ण है ना, इन्होंने इनके डिफ्रैक्टिव मॉडल को क्रिटिसाइज किया था। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी फिर भी चलो कन्फ्यूजन हो सकती है, बट ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि इनके डिफ्रैक्टिव मॉडल को किसने क्रिटिसाइज किया था? दया कृष्णा ने किया था। ओके, सो ये तो 4 आ गया और आपका D का 4 करते आपका आंसर भी डिसाइड हो गया। ये लें, इससे ज़्यादा इजी क्या होगा। ठीक है, सबसे अलग चीज़ यही है। फिर भी एक बार ये देख लेते हैं, जो हैनमैन ली थी ना, इन्होंने क्या कहा था कि ये जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी और जो सेला मॉडल है इनकी यूटिलिटी ही जो है वो डाउटफुल है, ये कहा था इन्होंने। ठीक है, A का 2। ओके, रिचर्ड चैपमैन की बात करेंगे तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि रिग्स ने ये जो इनकी थ्योरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको वर्कआउट ही नहीं किया कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये किसने कहा था? चैपमैन ने। और टिलमैन ने क्या कहा था कि इन्होंने जो एनालिटिकल टूल बरो किए हैं
वो बोरोइंग ही गलत जगह से हुई है, फिजिकल साइंसेज से हुई है, ठीक है। फिजिकल साइंसेज से इन्होंने अपने टूल्स को अडॉप्ट किया है जब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहे हैं, जबकि इसमें कुछ गलत नहीं है, आप कर सकते हैं टूल्स वगैरह। आपको ये कहेगा कि मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इतने पर्टिकुलर जो टारगेट्स हैं या टारगेट पॉपुलेशन है उसको आपको उसको हिट करना है या उसके लिए आपको पॉलिसी बनानी है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हम स्टैटिस्टिक्स के टूल्स क्यों लें। तब आपको वहाँ पे स्टैटिस्टिकली सैम्पल ही लेना पड़ेगा, सैम्पलिंग करनी पड़ेगी आपको, पूरा वहाँ पर क्या करने का, सैम्पलिंग फ्रेम लगाना पड़ेगा। तो तब आप ये नहीं कह सकते कि हमने स्टैटिस्टिक्स से कुछ बोरो नहीं करना है, ओके। अगर फिजिकल साइंसेज से कुछ बोरो करके आप पढ़ रहे हैं या कुछ उससे फ़ायदा है तो आपको वो भी करना है। तो गलत तो नहीं थे, बट क्रिटिसिज्म है, ये उन्होंने दिया है, फैक्ट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ 2, 1, 3 and 4, okay, that is 2, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट के कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं और उनकी बेसिक ओरिएंटेशन दी है कि वो कॉन्सेप्ट किस तरफ जाता है। लाइन आइटम बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग। बेसिक ओरिएंटेशन यानी कि उसका एक मीनिंग आप कह सकते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। लाइन आइटम बजटिंग का पता है ना आप लोगों को, इसका सबसे बड़ा काम क्या है, ये इंक्रीमेंटलिज्म करवाता है, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशंस ना हो, क्या हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशंस ना हो, इसका ध्यान रखता है, ओके। एक किस्म से ये एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करके रखता है, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करके रखता है। तो ए का आपका 4 आ गया, अगर आपको यही पता होता। टफ लग रहा है क्वेश्चन, बट टफ है नहीं। लाइन आइटम बजटिंग का मतलब ही यही है, कंट्रोल करवाना, ठीक है, कंट्रोल करवाना है बजट के ऊपर। तो ये तो सबसे पहले यही था, ए का 4, यहीं से आपका आंसर बन जाता है, ये लें ए का 4, ओके। आगे देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। परफॉर्मेंस बजटिंग की बात करेंगे तो वो क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग मैनेजमेंट करवाता है, ओके। ये कहता है कि सिर्फ आइटम से फोकस ना करें, उसका फंक्शन क्या है, उसका हर आइटम का जो भी हम इनपुट ले रहे हैं या जो भी हम बजट वगैरह ले रहे हैं या पैसा ले रहे हैं गवर्नमेंट से, उसका मीनिंग क्या है वो भी देखें, ओके। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग की बात करेंगे तो इसका काम क्या है, प्लानिंग करना। अगेन ये दूसरा क्लिकिंग पॉइंट था, प्लानिंग का काम क्या है, प्लानिंग करना। सी का 1 ये लें, अगर आप ये भी पता होता तो ये भी आप कर सकते थे, सी का 1, यहाँ से भी आंसर फिक्स हो सकता था। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग का काम क्या है, मेन प्लानिंग करना, ओके। उसके बाद आपका जीरो बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग का क्या मीनिंग है, डिसीजन मेकिंग लेकर के आना। आप पुराने सारे जो बजट पुराना है उसको सारा वॉश आउट करते हैं, आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं एक नया बजट, ताकि आप नए साल के लिए कुछ पर्टिकुलर डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ टर्म्स दी हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है। वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सप्लेनेशन है ये। जनरेशन ऑफ रेवेन्यू इज लेस देन द प्रोजेक्टेड नेट इनकम, ब्लूप्रिंट ऑफ एस्टिमेशन, टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रेवेन्यू। टफ लग रहा है बट बहुत आसान तरीके से पूछा है। ठीक है, देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू का डेफिसिट होना, इसका मतलब है जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये प्रोजेक्टेड नेट इनकम से कम है, इसी को हम रेवेन्यू का डेफिसिट कहेंगे। यहीं से ये लें ए का 2, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह रिपीट हो रहा था इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी है आपकी, फिस्कल पॉलिसी ये लें, फिस्कल पॉलिसी है ब्लूप्रिंट, जो भी एस्टिमेटेड टैक्सेशन है या स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की उसका ब्लूप्रिंट है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। अगर आपको ये पता होता तब भी आपका आंसर फिक्स हो जाना था। ये लें, चलो कुछ नहीं भी पता होता, अगर आपको बी का 3 पता होता
तब भी आपका आंसर फिक्स हो जाना था। इसमें से ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, इन सभी स्टेटमेंट्स में से ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, ये डेफिसिट्स ब्लूप्रिंट थोड़ी होंगे। ब्लूप्रिंट होगा किसी जो फिजिकल पॉलिसी है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम ब्लूप्रिंट कहेंगे, वो बजट का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। ओके, उसके बाद फिजिकल डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट है गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये एक्सीड करेगा टोटल रेवेन्यू को। ओके, जितना टोटल रेवेन्यू है उसको गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम है, ये आपका हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है। और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। आपके जो आपके इंपोर्टेड आइटम्स हैं उसकी वैल्यू जो है वो एक्सपोर्ट वाली आइटम से ज़्यादा होती जा रही है। ओके, जितना आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू, उन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा है जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे। ओके ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट का ध्यान रखना। रेवेन्यू डेफिसिट इसमें अलग स्टेटमेंट थी कि आप रेवेन्यू जो है जो गवर्नमेंट जनरेट कर रही है वो प्रोजेक्टेड नेट इनकम से कम है, आपका रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। फिजिकल डेफिसिट तो सीधे है गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर जो टोटल रेवेन्यू से कम ज़्यादा होता जा रहा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम है, तो ये सीधे हो गया फिजिकल डेफिसिट। ओके, सी का तो 4 आराम से 4 है। बट और करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया कि आपके इंपोर्टेड जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। बट रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो क्या हो गया, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम है प्रोजेक्टेड नेट इनकम से, जो इनकम देते हैं उससे रेवेन्यू गवर्नमेंट का कम है, इसको रेवेन्यू का डेफिसिट कहेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके एक समझ की बात थी वो क्या थी, फिजिकल पॉलिसी, वो तो भाई ब्लू प्रिंट होगा। फिजिकल पॉलिसी क्या है, इट कैन बी ओनली अ ब्लू प्रिंट। ठीक है, सी का 2 का 3, ये आपका आंसर है। ओके है ना, 2 का 3 यहीं से आपका आंसर था अगर आपको ये पता होता। बट ये भी पता होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट तो बिल्कुल पता होना चाहिए। फिजिकल डेफिसिट होता है गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक्सीड करेगा उसके रेवेन्यू से, ये आपका फिजिकल डेफिसिट है, बिल्कुल पता होना चाहिए। आज ही लर्न कर लें अगर नहीं पता है। सो द राइट आंसर इज 2। ये थे आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। बाकी के 10 क्वेश्चंस इसमें बचे हैं इस पेपर में, उसको मैं आपको कल या परसों कवर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।